हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के साहू सर मैथ क्लासेज में फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर जो आपके 12th क्लास का पेपर था उसके 1 से लेकर के 10 तक एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सरल कर लिए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम पेपर के अगले क्वेश्चन यानी खंड जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन बी या खंड बे 11 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन सरल करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको पेपर के बारे में। पेपर का जब मैंने विश्लेषण किया तो पता चला कि पेपर जो पेपर अभी आपके बोर्ड में आया वो सामान्य लेवल से थोड़ा सा ऊपर था। सामान्य लेवल से मतलब कि हर साल जो बोर्ड में पैटर्न आता है, ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर आता है, उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट था। क्योंकि जो एक्सरसाइज जितने नंबर की थी उनमें से उतने नंबर के क्वेश्चन किसी में बने नहीं या किसी में ज्यादा बना दिए गए। और सेकंड और बात यह है कि इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन के आंसर थे या सॉल्यूशन थे वो उतने नंबर के अनुपात में नहीं थे। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उनका सॉल्यूशन उसी हिसाब से होना चाहिए, लेकिन उसका सॉल्यूशन उससे बड़ा है, ठीक है ना। वो 6 नंबर वाले से भी बड़ा हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। इससे क्या होता है कि पेपर जो है यदि उनमें ज्यादा टाइम लग जाता है, 2-2 नंबर 3-3 वाले नंबर में, तो 6-6 नंबर वाले में तो टाइम तो लगना ही है। तो इससे अधिकतर बच्चों के ट्यूशन क्या है, छूट जाते हैं। तो यही बहुत सारे बच्चों का फोन भी आया था इसी बारे में कि सर, किसी ने बताया था सर पेपर बहुत लेंथी था, तो किसी ने ये बताया था कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था। यानी मिलीजुली प्रक्रिया थी, मिलीजुली प्रतिक्रिया थी कि पेपर एक सामान्य लेवल से ऊपर था। सबसे बड़ी बात इसमें मैंने एक नोटिस की है कि यहाँ पर जो इंटरनल क्वेश्चन है अथवा वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। जबकि हर साल आरबीसी बोर्ड में जो क्वेश्चन होते हैं वो अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन अथवा वाले देते हैं। जैसे एक तो लास्ट क्वेश्चन में होता है, ठीक है, एक जैसे 16वें क्वेश्चन के अंदर होता है, ये अथवा वाले क्वेश्चन होता है, लेकिन इस बार नहीं दिया गया। और पेपर भी जो ब्लूप्रिंट के आधार पर कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट के आधार पर होना चाहिए था। थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है फर्क, थोड़ा बहुत डिफरेंट है पेपर के अंदर, ठीक है ना, हर साल जैसे आता है। तो हम आगे के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि फलन एफ ए जी दो एके के आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन इस प्रकार है कि संयुक्त फलन जीओएफ और जीओएफ इनवर्स परिभाषित हो तो प्रदर्शित कीजिए कि जीओएफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। क्लियर है कि ये हमें सिद्ध करना। अब ये जो क्वेश्चन आया है तो आप देख सकते हो कि ये हमने एक गुणधर्म लिखा था। कौन सा गुणधर्म था? प्रतिलोम का गुणधर्म था। प्रतिलोम फलन ज्ञात किया था तो उसका एक गुणधर्म था। इस गुणधर्म को ही सिद्ध करना पूछ लिया है, ठीक है। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि एफ ए जी दो एके के आच्छादक फलन है और संयुक्त फलन जीएफ जीएफ इनवर्स परिभाषित है, तो मान लीजिए दो फलन, ठीक है। तो माना एफ ए से बी में, ठीक है, माना एफ ए से बी वे जी ले लो, बी से सी में परिभाषित कैसे है, एक एक के आच्छादक फलन है, एक एक के आच्छादक फलन है, ठीक है। एफ है ए से बी, जी बी से सी में एक एक के आच्छादक फलन है। अब इनका संयुक्त फलन जो परिभाषित बता रखा कि परिभाषित हो, और यहां पर भी देख सकते हैं कि यहां पर संयुक्त फलन परिभाषित है नहीं है कि एफ ए से बी जी बी से सी। तो जीओ एफ देखो, तो जीओ एफ परिभाषित होगा कैसे कि एफ का परिसर जी का प्रांत, क्लियर है, तथा यहां पर लिख सकते हैं कि एफ का परिसर उपसमुच्चय किसका है, जी का प्रांत, ठीक है ना। एफ का परिसर क्या है, बी है, जी का प्रांत बी है। सीधी बात है, यहां पर जी का प्रांत यहां पर बिलोंग्स करके बता दो, और यहां पर क्या है, ये बी। अतः जीओ एफ, अतः संयुक्त फलन कौन सा, जीओ एफ, वो कहां से कहां परिभाषित होगा। तो देखो ये ए से बी, बी से सी, तो ए से सी में विद्यमान होगा, ठीक है ना, क्लियर। ए से सी में क्या होगा, विद्यमान होगा, क्लियर है। और इस हम जानते हैं जब दो फलन एफ ए जी एक एक के आच्छादक है तो उनका संयुक्त फलन भी एक एक के आच्छादक होगा। तो संयुक्त फलन जीओ एफ ए से सी में विद्यमान होगा तथा
GOF भी एकेकी आच्छादक होगा। GOF भी क्या होगा? एकेकी आच्छादक फलन होगा। किसके हिसाब से? संयुक्त फलन के गुणधर्म के हिसाब से, ठीक है ना। और यहां पर इतना सा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तथा GOF भी क्या होगा? एकेकी आच्छादक फलन होगा, ठीक है। अतः GOF इनवर्स क्या होगा? विद्यमान होगा, ठीक है। तो GOF इनवर्स क्या हो जाएगा? विद्यमान होगा। क्या होगा GOF इनवर्स? GOF इनवर्स देखो कि GOF तो आया A से C, तो GOF इनवर्स क्या हो जाएगा? C से A हो जाएगा। क्लियर बात है ना कि GOF A से C था, तो GOF इनवर्स क्या हो जाएगा? C से A हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, हमने जो जो माना है कि F एकेकी आच्छादक फलन है तो उसका भी इनवर्स विद्यमान होगा, G एकेकी आच्छादक है तो उसका भी इनवर्स विद्यमान होगा। तो यहां पर लिखेंगे F क्या है? A से B एकेकी आच्छादक फलन है, एकेकी आच्छादक फलन जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अतः F इनवर्स क्या हो जाएगा? B से A, B से A हो जाएगा। क्लियर है? F इनवर्स हो जाएगा B से A हो जाएगा, ध्यान रखना। अब G के बारे में ये भी सेम बात है, ये भी एकेकी आच्छादक फलन है। अतः G इनवर्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C से B हो जाएगा, क्योंकि एकेकी आच्छादक है तो इनके इनवर्स विद्यमान होंगे। तो F इनवर्स आ गया, G इनवर्स हमने लिख दिया, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स लिख दिया, ठीक है। अब इनके द्वारा देखो, इन दोनों के द्वारा क्या पता चल रहा है? देखो, इन दोनों के द्वारा पता चल रहा है कि G इनवर्स का परिसर F इनवर्स का प्रांत का उपसमुच्चय है ना। यहां पर क्या लिखेंगे कि G इनवर्स का परिसर जो क्या है? B है, बिलोंग्स टू B। F इनवर्स का प्रांत वो भी क्या है? B है, ठीक है ना। अतः देखो कि अंदर कौन जा रहा है? G इनवर्स जा रहा है F इनवर्स के अंदर, तो लिख देंगे यहां पर F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। अंदर परिसर वाले को, अंदर वाले को परिसर देखते हैं, यानी अंदर कौन बैठ रहा है? G इनवर्स। बाहर कौन आ रहा है? F इनवर्स। तो F इनवर्स ऑफ G इनवर्स ये कहां से कहां परिभाषित हो जाएगा? देखो A से B, B से C, तो ये हो गया C से A। देखो इनके ये सेम हो रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? C से A में विद्यमान होगा, देखो तो यहां से पता चल ही गया। देखो GOF इनवर्स C से A है और F इनवर्स ऑफ G इनवर्स भी क्या है? C से A के अंदर विद्यमान है, यानी कि यहां से GOF इनवर्स ऑफ F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, इनके देखो प्रांत और जो सेप प्रांत है वो बराबर आ रहे हैं। GOF इनवर्स और F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि इनके प्रांत और परिसर जो सेप प्रांत है वो बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ प्रांत और सेप प्रांत को बराबर करना। अब इनको फलन को ही बराबर सिद्ध करना, क्योंकि GOF इनवर्स इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, ये हमें बराबर लाना है, यानी कि दो फलन ये तुल्य फलन की तरह हो गया। तुल्य फलन की तरह कैसे? कि इन दोनों के प्रांत बराबर, इन दोनों के सेप प्रांत बराबर, तो फलन भी बराबर होना जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं इसमें देखो आगे करता हूं। यहां पर देखो, माना मैंने A कोई अवयव ले लिया, वो A में से ले लिया, B कोई अवयव ले लिया, B में से ले लिया, और C कोई अवयव ले लिया, वो किस में से ले लिया? C में से ले लिया। A अवयव A में से, B में से, C में से, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन समझना आप, ये तीनों अवयव ले लिए हमने A से, B से। मान लो FA, तो उस पर रखा A रखा तो B आया। ध्यान से देखना, FA बराबर B, यानी A में देखो F A से B में A रखने से क्या आ रहा है? मान लो B आ रहा है, तो क्या प्राप्त होगा? F इनवर्स लिखूं मैं, तो F इनवर्स क्या हो जाएगा? F इनवर्स B बराबर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। देखो F इनवर्स B बराबर A हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं G के अंदर B लिखूं, क्योंकि G वाला फलन क्या है? इसका प्रांत B है, यानी B इससे रिलेटेड देखो, तो मान लो ये इसका उत्तर C आ रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट है मान लो इसमें से आएगा C के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां से क्या हो जाएगा? B बराबर क्या लिख दूं? यहां G इनवर्स C बराबर, ठीक है ना, ये इसको इधर भेजो, तो G इनवर्स C बराबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा।
जी इनवर्स सी बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मान लो। ठीक है, तो देख लो एफ है बराबर बी, तो एफ इनवर्स बी बराबर ए। क्लियर, जी बी बराबर सी, मान लो बी रखने सी आ रहा तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी इनवर्स सी बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम सरल करते हैं, ध्यान से देखना, सरल करते हैं जीओ एफ को। किसको, जीओ एफ को। तो क्या होगा, जीओ एफ एक्स फलन, मान लो यहां पर एक्स फलन है। ठीक है ना, तो जीओ एफ ए लिख दूं मैं यहां पर, तो क्या बनना चाहिए, जी ब्रैकेट एफ ए, यहां पर एक्स की जगह मैंने ले लिया ए, तो जी ब्रैकेट एफ ए, तो जी ब्रैकेट एफ ए का मान कितना है, बी है। देखो एफ ए का मान कितना है, बी है, तो जीबी का मान कितना है, सी है। कितना है, सी है। क्लियर, तो इससे क्या पता चला कि जीओ एफ ए पर मान कितना आया, सी आया। ठीक है ना, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, तो जीओ एफ ए पर मान बराबर सी। ठीक है, यदि मैं इसको चेंज करूं, इनवर्स में बदलूं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जीओ एफ इनवर्स सी। ठीक है, यानी इसको इसको इधर भेजेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। इसको कह दो समीकरण नंबर ए कह दो, इसको क्या कह दो, समीकरण नंबर ए कह दो। कोई डाउट नहीं है यहां तक। अब यहां पर दूसरी कंडीशन, हमें ये भी निकालना है, ये तो निकाल लिया, अब ये निकालना है। अब ये वाला देखो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें। अब एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स यहां देख लेते हैं, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, मान लो इसका मान मैं निकालना सी के ऊपर, किस पर निकाल रहा हूं, सी पर। ठीक है, इसका मान देखो जी ऑफ इनवर्स सी पर आया ए, अब इसका मान सी पर निकाल रहा हूं तो क्या आएगा, देखो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स सी। तो एफ इनवर्स, देखो जी इनवर्स सी का मान कितना आ रहा है, बी आ रहा है, जी इनवर्स सी का मान कितना आ रहा है, बी आ रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है ना, जी इनवर्स सी का मान कितना आ रहा है, बी आ रहा है, इसको आगे लिख देता हूं, तो एफ इनवर्स ये हो गया बी, जी इनवर्स सी का मान बी आ रहा है, और एफ इनवर्स बी पर मान कितना आ रहा है, एफ इनवर्स बी पर मान आ रहा है ए आ रहा है। देखो एफ इनवर्स बी पर मान कितना आ गया, एफ इनवर्स बी पर मान आ गया यहां पर ए आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, यहां पर ए आ गया। क्लियर, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स सी पर मान कितना आ गया, ए आ गया। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से देखो, जीओ एफ इनवर्स सी पर ए आ रहा है और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स सी पर भी ए आ रहा है, तो समीकरण नंबर 1 वे 2 से, 1 वे 2 से पता चल रहा है कि जीओ एफ इनवर्स सी बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स सी। क्लियर, देखो यानी सी वाले अवयव पर बराबर है, तो मान लो एक्स वाले अवयव पर भी क्या होगा, बराबर ही होगा, एक्स वाले अवयव पर भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो यहां से हो जाएगा जीओ एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है ना, यानी एक्स लिखो ऑफ जी इनवर्स एक्स, तो ये मान क्या हो गया, ये मान बराबर हो गया। ठीक है ना, ये मान बराबर हो चुका है यहां पर, और साथ में क्या, इनके प्रांत व परिसर भी बराबर है, यानी कि साथ में ये भी बराबर हो गया, वे और भी लिख सकते हो, यानी कि जीओ एफ इनवर्स का प्रांत बराबर, इसका प्रांत क्या था, जीओ एफ इनवर्स का प्रांत देखो ये रहा इसका प्रांत, जीओ एफ इनवर्स निकाला था ना, इसका प्रांत सी है, का प्रांत सी बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। देखो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का भी प्रांत क्या है, सी। ठीक है, और इनका परिसर या से प्रांत जीओ एफ इनवर्स का से प्रांत कितना है, से प्रांत ए है, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का से प्रांत, इसका भी कितना देखो, इसका भी ए है। बस ये हो जाता है सिद्ध इसके अंदर। ये था क्वेश्चन नंबर 11, जिसको किस प्रकार से सिद्ध करना था, ये जो मैंने तरीका बताया इसी प्रकार से सिद्ध करना था। हालांकि कुछ बच्चों ने यहां तक भी सरल किया है कि यहां तक सिद्ध किया है, यहां तक, तो भी यहां तक लगभग पूरा सही माना जाएगा। कारण क्या, इनके प्रांत और से प्रांत बराबर माने गए, लेकिन लास्ट वाला स्टेप क्या बताता था कि पूरा फलन ही बराबर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, a माइनस 2i, यहां पर अवयव दे रखा -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0, तो a
अवयव ए उसका परिवर्त अवयव ज्ञात करना है, यानी का अवयव ए और परिवर्त अवयव का गुणन ज्ञात करना है, ठीक है ना। और आई क्या है, इकाई अवयव है, ठीक है ना, 3 गुणा 3 क्रम का इकाई अवयव है। ये भी आपके बुक का एग्जाम्पल ही आया है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके अंदर कैसे। तो पहले ए निकालेंगे तभी 80 आ पाएगा, यानी ए का परिवर्त आ पाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a माइनस 2i बराबर ये दे रखा है, ठीक है ना। तो a बराबर a माइनस 2i, वापिस लिख देता हूं एक बार इसको, -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0, ठीक है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 2i इधर भेज देंगे, तो -1 -2 और 3 2 1 -1 -3 1 0 और प्लस का 2i और i का मतलब जानते हो 3 गुणा 3 क्रम का इकाई अवयव है। तो यहां पर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको देखो, ये जो 2 आया है इसके बाद प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा, -3 1 0। इस 2 से क्या करेंगे, प्रत्येक से गुणा कर देंगे, 2 0 0 0 2 0 0 0, यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जब 2 अवयवों का योग होता है तो संगत अवयव को जोड़ा जाता है। तो संगत अवयव को जोड़ा जाएगा, देखो यहां पर -1 और प्लस के 2, तो -1 और प्लस के 2, इसको ऐसा लिख दूं मैं, फिर -2 प्लस 0 3 प्लस 0 2 प्लस 0 1 प्लस 2 -1 प्लस 0 -3 प्लस 0 1 प्लस 0 और 0 प्लस 2। संगत अवयव को परस्पर जोड़ा जाता है जब 2 अवयव को योग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर कितना बना, a का मान, तो a का मान बना है हमारे पास माइनस, यहां पर 1, फिर यहां पर -2, ठीक है, प्लस के 3, फिर 2 3 माइनस का 1, फिर बना है माइनस के 3, फिर है 1, फिर है 2। ये बन गए आपके अवयव ए, ठीक है। अब अवयव ए बनने के बाद इसका क्या निकालना, परिवर्त अवयव निकालना है। तो क्या निकालेंगे, 80 निकालेंगे। तो 80 बराबर क्या आ जाएगा, देखो यदि मैं 80 निकालना चाहूं यहां पर, तो 80 का मान, 80 का मतलब क्या हो जाता है, पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में बदलेंगे, क्लियर। तो देखो ये पंक्ति, इसको स्तंभ में बदल देता हूं, 1 -2 और 3, ये वाली पंक्ति इसको स्तंभ में बदल देता हूं, 2 3 और -1, ये वाली पंक्ति इसको स्तंभ में, -3 1 2। तो ये बन गया 80, क्लियर है, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया। अब क्या करना है, इनका गुणा कराना, 1 गुणा 80, 1 गुणा 80, तो 1 -2 और 3 2 3 -1 -3 1 2, ठीक है। और यहां पर 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 और 2, किससे गुणा कराएंगे, पंक्ति स्तंभ गुणा, पंक्ति स्तंभ गुणा ही होगा ना, क्योंकि ये 3 गुणा 3 क्रम का, देखो, और ये भी 3 गुणा 3 क्रम का है, ठीक है ना। तो 3 गुणा 3 क्रम का, तो क्या हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ गुणा, यहां पर देखो कॉमन आ रहा है, इसका स्तंभ इसकी पंक्ति, तो पंक्ति स्तंभ गुणा, ठीक है। तो ए टी बराबर ए टी, देखो इसकी पंक्ति 1 -2 और 3 इसके स्तंभ से, तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 1 1 -2 गुणा -2, ध्यान से देखना कि यहां से 1 गुणा 1 हो गया -2 और -2, कितना हो जाएगा गुणा करने से 4, और 3 गुणा 3 9, ठीक है ना। ये पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, अब दूसरे स्तंभ के साथ, देखो 1 गुणा 2, तो 2 हो जाएगा, -2 गुणा 3 -6, और 3 गुणा -1 -3, ठीक है। ये वाली पंक्ति इसके साथ 1 गुणा -3 -3 -1 2 गुणा 1 -2 3 गुणा 2 6, ठीक है। अब देखें आगे, अब ये वाली पंक्ति इस स्तंभ के साथ 2 -6 और यहां पर
कितना हो जाएगा, माइनस 1 गुणा 3 माइनस के 3। अब ये वाली इसके साथ 4 3 9 और माइनस का है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखें 2 3 माइनस 1 इससे होगा तो माइनस के 6 प्लस के 3 और माइनस के 2। अब ये वाली पंक्ति इसके साथ -3 फिर 1 गुणा यहां पर -2 फिर कितना हो जाएगा प्लस के 6 और यहां से गुणा -3 गुणा 2 -6 प्लस के 3 फिर यहां से माइनस के 2। ये वाली पंक्ति इस स्तंभ के साथ प्लस के 9 माइनस के 3 माइनस के 3 9 हो जाएंगे। 1 गुणा 1 प्लस के 1 और 2 गुणा 2 प्लस के 4। ये था सिंपल सा तरीका था इसमें तो। ठीक है, AAT। अब AAT में देखो कर लेते हैं, इसमें कितना आ गया टोटल रिजल्ट, 9 और 4 13 1 14 आ गया, माइनस के 9 और प्लस के 2 माइनस के 7, ये कितना हो गया -5 प्लस के 6 प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा 9 9 में से 2 यानी कि माइनस के 7, 9 और 4 13 1 14, ये कितना हो गया माइनस के 8 और प्लस के 3 यानी माइनस के 5। अब ये कितना हो जाएगा -3 माइनस के 2 प्लस के 6 यानी प्लस का 1, ये कितना हो गया माइनस के 8 प्लस यानी माइनस के 5। ठीक है, और ये 9 और 4 13 1 14 बन गया है। ये इसका गुणा प्राप्त हो चुका है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था इसका। फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, 2x प्लस 5 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन करना। और ये समाकलन आपने देखा होगा 9वीं प्रश्नावली के अंदर अपरिमेय बीजीय फलनों का समाकलन होता था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में से ही आया है वो किताब के। ठीक है, तो कैसे करेंगे तो समझना, इसे बहुत ही सिंपल है। 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। ठीक है, अब आपको जब भी ऐसी कंडीशन आती थी तो क्या करना पड़ता था, यहां पर आपको पता है तो px प्लस क्यू अंडर रूट नीचे आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो नीचे वाले को हम ऐसा करते थे, एक कोष्टक डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी हर के अंदर जो आता था उसका अवकलन करके a से गुणा और प्लस का b मानते थे। ठीक है ना, अंश वाले मान को, अंश वाले मान बराबर क्या हो जाता है, a गुणा हर के अंडर रूट के अंदर हर का अवकलज प्लस b। ठीक है, तो 2x प्लस 5 बराबर एक कोष्टक कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, इसका 2x इसका 3 आ जाएगा और प्लस का b। तो 2x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहां पर 2ax 3a प्लस b, तुलना कर ले तो तुलना से 2a बराबर 2 तो a बराबर 1। इसी प्रकार 3a प्लस b यानी कि चरों की चरों से तुलना, तो 3a प्लस b बराबर 5। अब a बराबर 1 रख दो यहाँ पर, तो 3 गुणा 1 प्लस b बराबर 5, तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 2। b बराबर कितना आ जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इसका मतलब 2x प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं हम, a की जगह मान यहाँ पर और b की जगह मान यहाँ पर, यानी कि 2x प्लस 5 को मैं लिख सकता हूं a की जगह 1, 2x प्लस 3 और प्लस का 2 लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो यहां से समीकरण नंबर 1 से इसको समीकरण नंबर 1 मान ली, तो i बराबर, तो 2x प्लस 5 को ऐसा लिख दे 2x प्लस 3 और प्लस के 2, यानी कि मैं लिख दूं इसको 2x प्लस 3 और अंडर रूट के अंदर है नीचे की तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx लिख दूं और प्लस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है यहां पर। अब यहां पर देखो इसको सरल करेंगे, इसको भी सरल करेंगे, तो यहां पर इस वाले को अंदर वाले को t मान लेंगे, t माना तो इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 dx प्लस dx बराबर dt। अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर t, तो अवकलन करने पर क्या हो गया 2x प्लस 3 dx बराबर dt। तो i बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये dx इसके साथ चला जाएगा तो अंश के अंदर तो आ जाएगा dt और यहां पर हो जाएगा अंडर रूट का t हो जाएगा। क्लियर, अब यहां देखो
2 मैंने बाहर ले लिया, और यहां पर कौन सी विधि लगाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि टाइप का, यानी कि एक्स स्क्वायर 3x+1 आता है तो पूर्ण वर्ग विधि, यानी कि अंश जो बीच वाले गुणनखंड आता है यहाँ एक्स वाले का, तो ठीक है ना, उसका गुणा का आधा करके उसका वर्ग जोड़ना भी है, उसका वर्ग करके जोड़ना भी है और घटाना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा x² + 3x+1, जिसमें 3 का आधा कितना हो जाएगा, 3/2, इसका वर्ग जोड़ना भी है और घटाना भी है, ठीक है। ये प्रोसेस करना पूर्ण वर्ग विधि वाले में, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर का टी, अंडर का टी का मतलब हो जाएगा ऊपर जाएगा टी की घात -1/2 dt, यहां पर 1/2 अंडर का मतलब 1/2, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 प्लस का, यहां पर क्या हो जाएगा देखो, पूर्ण वर्ग विधि बना ले, यहां पर x² + 3x + 3/2 का होल स्क्वायर, यानी मान लो मैं इनको ले लूं केवल x² 3x + 3/2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर बन जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर, यहां पर 1 है और यहां पर कितना हो जाएगा इसका 9/4, देखो यहां पर हमने इनको ले लिया साथ में, ठीक है ना, x² 3x और 3/2 का होल स्क्वायर, a² 2ab + b² a + b का होल स्क्वायर, ये प्लस का 1 यहां आ जाएगा, क्लियर है, और माइनस का 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4, और यहां पर आ जाएगा dx, ठीक है। यहां देखें t की घात -1/2, इसका समाकलन n + n x की घात n + n/n+1, यही होता है। अब यहां पर देखें 2 कोष्टक अंडर रूट, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा 4 - 9 यानी कि -5, ठीक है ना, 4 - 9 कितना हो गया -5, -5/4 बन जाएगा, और -5/4 यहां से सोल्व किया तो -5/4, जिसको क्या लिख सकता हूं मैं, √5/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं इसके बारे में। अब इसको आगे सरल करते हैं, देखो ये कितना हो गया, यहां पर 1/2 और ऊपर भी कितना हो गया 1/2, टी की घात कितनी हो गई ऊपर 1/2, यहां पर भी 1/2, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, जब सरल करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा टी की घात 1/2, और यहां पर क्या बन गया, ये सूत्र बन गया x² - a², 1/√x² - a², जो किसका सूत्र होता है, log का सूत्र होता है, log x, x की जगह कितना है 3/2 प्लस, ठीक है ना, यहां पर माइनस है, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा √log x + √x² - a², यही सूत्र होता है, ठीक है, और प्लस का c, यहां तक हो जाएगा ये मान। अब इसको सरल करते हैं तो कितना आएगा, देखो i बराबर 2, यहां पर देखो t की घात 1/2, t किसको माना था x² + 3x+1, इसकी घात 1/2 यानी √t हो गया, ये कितना हो गया √ का t हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं √ का t, ठीक है, तो 2 हो जाएगा x² + 3x+1 + 2 log x + 3/2, और यहां पर सरल करते हैं, जब इसको सरल करेंगे अंदर वाले मान को तो वापस देखो यही मान बनेगा, क्योंकि इसी से मान से तो ये प्राप्त किया है, वापस पूरा का पूरा मान यही बन जाएगा √x² + 3x+1 + c, ये इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी आपके बुक के एग्जाम्पल में से आया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 7 के अवकलन के अंदर से, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, आपको इस प्रकार से y बराबर ये जो लिखा हुआ मान लिख देंगे log x प्लस log x, ऐसे ये अनंत तक चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या किया जाता है, यहां पर इस पूरे मान, इस वाले पहले पद को छोड़ करके बाकी जितने भी मान अंदर की तरफ आ रहे हैं उसको क्या मान लिया जाएगा, y मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो log x प्लस y वर्ग करने पर क्या कर लें, इसका वर्ग कर लें, तो वर्ग करने पर क्या आ जाएगा y² बराबर क्या हो जाएगा log x प्लस
y प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, ये प्राप्त हो चुका है। अब हमें dy dx निकालना है तो क्या करना है, अवकलन करना है, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, वाई स्क्वायर का यानी कि घात आगे आ जाएगी 2y, वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का हो जाएगा dy अपॉन dx, और log x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, और इस y का अवकलन कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, इसका अवकलन हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस प्रकार से इसका अवकलन हो गया। अब देखो dy dx वाले पदों को अलग कर लो, तो 2 dy अपॉन dx माइनस का dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। क्लियर, तो dy dx जब कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा, dy dx बराबर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन x, जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो बन जाएगा 2y माइनस 1, और ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो देख लो, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, वक्र 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 14 एवं सरलरेखा x प्लस 3y बराबर 6 के समांतर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में से आया है, वो है प्रश्नावली नंबर 8 अवकलज के अनुप्रयोग में से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। तो क्या पूछा, इसके समांतर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब निकाला जाएगा इस वक्र के ऊपर, तो वक्र के किसी बिंदु पर अभिलंब निकालना है। तो मान लो किससे कोई बिंदु, मान लो वक्र के ऊपर बिंदु है x1 y1, जहां पर हमें क्या निकालना है, अभिलंब का समीकरण निकालना है, जहां से अभिलंब गुजरता है। ठीक है ना, माना वक्र पर बिंदु x1 y1 है, ठीक है ना, x1 y1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। ठीक है ना, माना वक्र बिंदु x1 y1 है, तो 2x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बराबर 14। अब यहां पर वक्र का देखो डाल निकाल लेते हैं, इस वक्र का डाल 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 14, ये हो गया वक्र। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसका अवकलन 2x, इसका अवकलन 2y dy अपॉन dx हो जाएगा। क्लियर है ना, देखो इसका तो हो गया 2x x स्क्वायर का, इसका 2y dy अपॉन dx बराबर 0, ये कितना हो जाएगा 4x, और ये इधर जाएगा 2 dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx का मान क्या बन जाएगा, यहां से भाग जाएगा तो 4x बटे 2y, 2 से ये 4 कटेगा तो 2x बटे y बन जाएगा मान। ठीक है, अब ये दाल है किसी बिंदु पर निकाला जाता है, जिस बिंदु पर हमें यहाँ तो स्पर्शरेखा निकालनी है, अभिलंब निकाल लो, तो x1 y1 पर क्या हो जाएगा 2x1 y1 हो जाएगा। ठीक है ना, dy dx बराबर x1 y1 बराबर 2x1 y1 हो जाएगा। क्लियर है, अब ये रेखा के समांतर है, इसके समांतर अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का जो डाल होगा इसके डाल के बराबर होगा, x प्लस 3y बराबर 6 के डाल के बराबर होगा। क्लियर, तो देखना यहां पर। ठीक है, तो अभिलंब का डाल होता है क्या, अभिलंब का डाल होता है, ठीक है, तो यहां पर पहले इसका डाल निकाल लेते हैं, x प्लस 3y बराबर 6 के समांतर अभिलंब का डाल। ठीक है ना, इसके समांतर हमें अभिलंब निकालना, तो इसके समांतर अभिलंब का डाल क्या हो जाएगा, तो डाल का सूत्र हो जाता है -1 अपॉन dy अपॉन dx x1 y1, और यहां पर इसका डाल निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका डाल यहाँ पर इसके समांतर है, तो इसका डाल और अभिलंब का डाल बराबर होगा ना, क्योंकि इसके समांतर अभिलंब निकालना है, इसके समांतर क्या निकालना, हमें इसके समांतर निकालना है अभिलंब, ऐसे लिख सकते हैं, इसके समांतर क्या निकालना है, हमें अभिलंब निकालना है। ठीक है, तो इसका डाल ही ये डाल के बराबर होगा, क्योंकि अभिलंब का डाल का ये सूत्र होता है -1 अपॉन dy dx x1 y1 पर, तो इसका डाल कितना हो गया, इसका डाल हो जाएगा -1/3। ठीक है ना, यहां पर डाल निकालेंगे तो अभिलंब का डाल क्या निकल के आएगा, कैसे कि y बराबर mx प्लस c बना के करेंगे ना, y बराबर ये 3y, x इधर जाएगा, ठीक है, x इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का x, तो यहाँ पर जब 3 का भाग लगाए तो -1/3 बनेगा,
ठीक है, तो अभिलंब का डाल कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस का 1/3 प्राप्त हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, इसी के तो बराबर होगा, क्योंकि जब अभिलंब का डाल निकालते हैं तो -1/dy/dx x1 y1 पर निकालते हैं। ठीक है, अब इसका मान हमें दे रखा है, तो देख लो यहाँ पर, देखो। और ये कैसे आया होगा, ये यदि आपको समझ में नहीं आया तो इसको मानक रूप में बदला जा सकता है। कैसे कि y बराबर -x/3, और जब 6 के अंदर 3 का भाग लगेगा तो ये 2 बन जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से -1/3 क्या ले लिया, अभिलंब का डाल, यानी डाल का सूत्र y बराबर mx + c के हिसाब से हमने इसको सरल करके ले लिया। m का मान कितना गया, -1/3 और लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसको सरल करते हैं, -1 बटे कितना 2x1 बटे y1 बराबर -1/3। ठीक है, अब ये सब ऊपर चला जाएगा और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y1 बटे क्या हो जाएगा 2x1 बराबर 1/3। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखें y1 बराबर कितना आ जाएगा, यदि मैं y1 बराबर मान निकालूं तो ये 2x1 इससे गुणा हो जाएगा, यानी 2/3 गुणा x1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तिरछा गुणा हो जाएगा y1 निकालेंगे तो। अब इसको क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 2 कह दे, 1 वे 2 से। हमें पहले बिंदु निकालना है, तब बिंदु निकालेंगे तभी तो अभिलंब का समीकरण आ पाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 वे 2 से, 1 वे 2 से। ठीक है, a के अंदर मान लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x1 का स्क्वायर माइनस y1 की जगह 2/3 x1 का स्क्वायर बराबर कितना है, 14 है यहाँ पर। ठीक है, इसको सरल करते हैं, कितना आ जाएगा 2x1 स्क्वायर 4x1 स्क्वायर बटे 9 बराबर 14। ठीक है, अब तिरछा गुणा देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 18x1 स्क्वायर माइनस 4x1 स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 14। ये कितना होगा, 18 में से 4 चले जाएंगे तो 14x1 स्क्वायर बराबर 9 गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 गुणा 9। ठीक है, देखो तिरछा गुणा कर दिया तो 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x1 का मान कितना आ जाएगा +-3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। अब ये जो +-3 है समीकरण 2 में रख करके एक निकाल लो। ठीक है ना, +-3 पर y1 का मान कितना आएगा, तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, तो x1 बराबर 3 पर y1 कितना आ जाएगा, y1 बराबर 2/3 गुणा 3। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर, 3 से 3 कैंसिल आउट बराबर 2। ठीक है, तो x1 बराबर 3 पर y1 बराबर कितना गया, 2 आ गया। तो बिंदु क्या बना, यहां से बिंदु बना है 3,2। कितना बिंदु बना है, 3,2 बन गया। अब x1 बराबर -3 पर, तो y1 बराबर 2/3 गुणा माइनस का 3, तो माइनस के कितने आ जाएंगे, -2। तो यहां से बिंदु क्या बना है, -3, -2। ठीक है ना, तो बिंदु 3,2 और बिंदु -3, -2, दो बिंदु प्राप्त हुए और दोनों बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकाल लेंगे। और अभिलंब का समीकरण क्या सूत्र होता है, देखो हम जानते हैं अभिलंब का समीकरण। ठीक है ना, सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 माइनस के 1/dy/dx x1 y1 और x माइनस x1, यही सूत्र होता है इसका अभिलंब का, यही सूत्र होता है समीकरण का, -1/dy/dx। और जब स्पर्शक का निकालते हैं तो ये ऊपर आता है। क्लियर, इतना सही फर्क होता है इसमें। अब यहाँ पर बिंदु 3,2 पर, पहला बिंदु 3,2 पर अभिलंब का समीकरण, 3,2 पर देखो क्या होगा अभिलंब का समीकरण, y माइनस y1 y माइनस 2 और -1/dy/dx, इसका मान हमें पता, देखो ये रहा पूरा का पूरा मान पता, माइनस का 1/3, सीधी सी बात है। यहाँ पर कितनी दे रखा है, माइनस का 1/3, और x माइनस x1 का मतलब हो जाएगा x माइनस, देखो y माइनस y1 x माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा 3। क्लियर यहाँ तक। अब ये 3 तिरछा गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3y -6 और माइनस का 1 इससे गुणा होगा तो माइनस का x और प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर।
अब इसको पक्षांतरण कर दो तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 3y। क्लियर। अब ये जो माइनस का 6 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 9 बन जाएगी। कितना हो जाएगा माइनस के 9 बराबर यहाँ पर 0। तो एक तो प्राप्त हो गया विलंब का समीकरण। ठीक है, दूसरा यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो इसको मैं मिटा करके दूसरा यहां पर प्राप्त कर रहा हूं। दूसरा क्या आएगा, देखो बिंदु -3, -2 पर अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो कितना आ जाएगा y माइनस y1। ठीक है ना, और पूरा मान तो वही रहेगा, पूरा मान ये -1/3 -1/3 और x माइनस x1 कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। 3 तिरछा गुणा होगा 3y प्लस का 6 और -x और -3, ये माइनस का x इधर जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 6 ये 3 इधर आएगा इस प्रकार से। तो कितना आ जाएगा x प्लस 3y बराबर 9। अतः अभिलंब के समीकरण क्या हो गए, एक तो हो गया x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 और दूसरा गया x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0। फर्क कितना, -9 और प्लस के 9 है इसके अंदर फर्क। ठीक है ना, तो यहां पर एक बार देख लो किस प्रकार से किया है। ठीक है।